नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए खास तौर पे सोशल साइंस की एक सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम वन बाय वन करके हर सेक्शन की बात करेंगे और ये जो सेक्शन आपके हम लोग बात करेंगे, खास तौर पे हमारा फोकस जो रहने वाला है वो 10th क्लास के बोर्ड पर रहने वाला है। इसलिए ये जो क्लासेस हैं और जो आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, ये सभी क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। खास तौर पे ये जो सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के तहत आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा, जहां आपके डाउट्स दोनों तरीके से क्लियर किए जाएंगे। इसलिए ये जो सीरीज आपकी रहने वाली है, तो एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको। ये खास तौर पे सीरीज उन बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है जो कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, ऑनलाइन क्लासेस ही ले पा रहे हैं, और उन्हीं बच्चों के लिए ये खास तौर पे सीरीज स्टार्ट की गई है, ताकि जिन क्लास की वजह से ऑफलाइन क्लासेस को नहीं ले पाए हैं, वो सभी क्लासेस को ले पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन की। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शन की। ज्योग्राफी के खास तौर पे हम ज्योग्राफी के उन चैप्टरों की बात करेंगे जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है और खास तौर पे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया, ये जो चैप्टर आप हमें पढ़ाओगे, ये किस तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। तो देखिए, एक क्लास का पैटर्न होता है, उसको पहले आप समझ लें। क्या होता है? एक क्लास का पैटर्न होता है, पहले उसको आप समझ लें ताकि आपको इस क्लास को समझने में आसानी होगी। सबसे पहली आपकी प्रॉब्लम ये रहती है कि आप हाइपर हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको किसी तरह की नॉलेज नहीं है। आप फर्स्ट टाइम 10th कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 10 बार आप कर रहे हैं। इसलिए ऑब्वियसली सी बात है, आप थोड़े से परेशान होंगे, थोड़ी सी घबराहट आपके अंदर होगी, थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। उन्हीं हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए, इन सभी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ये एक ऑनलाइन सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है, जिसमें जहां आप अपने डाउट्स भी पूछेंगे और आपके सभी डाउट्स को क्लियर भी किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग तरह के आपके पास मीडियम है, उन मीडियम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। खास तौर पे जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए ये और भी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि वो एक तरह से दो तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन के साथ साथ भी ऑनलाइन भी। ओके, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आपके जो पहले सवाल हैं, ध्यान रखिएगा कि ये क्लास कैसे रहने वाली है। ये क्लास आपकी अल्टरनेटिव डेज में रहने वाली है, यानी या तो ये क्लासेस टीटीएस में आपको मिलेगी या तो ये एमडब्ल्यूएफ में मिलेगी। जल्द ही इस क्लास की डिक्लेरेशन आपको सॉरी जल्द ही इस क्लास की डिक्लेरेशन आपको दे दी जाएगी। जब तक के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा इस क्लासेस के बारे में, इस सीरीज के बारे में, और फिर आप इस नोटिफिकेशन के बिहाफ पर इस सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो रुके ना, और आप अपने बोर्ड के पेपर में खास तौर पे अच्छा कर पाए। तो इसी उम्मीद के साथ इस ऑनलाइन सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। और आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, सोशल साइंस का एक सेक्शन है ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहा जाता है। उसका चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम यहाँ पर ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हिंदी में विनिर्माण उद्योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिर्माण उद्योग। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा होगा, और ऑब्वियसली सी बात है, आना भी चाहिए, कि इतना बड़ा शब्द आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या देखा आपने? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये खास तौर पे क्या मतलब है इसका? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किस किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसी की क्लास आज रहने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, क्लास की जब शुरुआत होगी तो आपकी क्लास को 4 पोर्शन में डिवाइड किया जाएगा। पहले पोर्शन में हम ये जानेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले पोर्शन के अंदर आप ये जानेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरे पोर्शन के अंदर उनकी हम डिटेलिंग में बात करेंगे।
थर्ड पोर्शन के अंदर उन पॉइंट्स को, सब पॉइंट्स को डिटेलिंग विद क्वेश्चन आंसर के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम लास्ट में एक प्रीव्यू, जिसे हम लोग कहते हैं कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा, उसकी भी बात करेंगे। तो बात हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास में आपकी नज़र खास तौर पे कहाँ कहाँ रहने वाली है। सबसे पहले आपकी जो नज़र रहेगी वो मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे रहने वाली है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, इंडिकेट ऑफ डेवलपमेंट पर रहेगी आपकी साथ में नज़र। साथ साथ में अगर बात की जाए इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की भी आपको जानकारी मिलेगी। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की साथ में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो लास्ट टॉपिक इस क्लास का रहने वाला है वो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज रिलेशनशिप के बारे में भी हम जानेंगे। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि फर्स्ट पोर्शन में आपने क्या देखा और क्या समझा। देखिए, सिंपल सी क्लियर सी बात है कि आपकी ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा टाइम दें। क्योंकि याद रखिएगा, एक चीज़ जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बच्चे कहते हैं हमें भैया एसएसटी समझ में नहीं आती, हमें जो सोशल स्टडीज़ है या सोशल साइंस है ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना है। शर्त यह है, ध्यान रखिएगा, कि उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। इसलिए जब इस क्लास को आपको पढ़ाया जा रहा हो तो बड़े ही आपको फोकस के साथ इसको देखना है, समझना है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम हैं आपके लिए। आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। तो खास तौर पे आज इस क्लास में किस किस सब टॉपिक पे नजर रहने वाले, किसके बारे में हम बात करने वाले। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के मीनिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि एक देश का डेवलपमेंट जो है वो किसके साथ जुड़ा रहता है। देश के डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो उसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। थर्ड सब टॉपिक के अंदर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। हम लोग खासतौर पर पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस भारत के हिसाब से या भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जिसकी वजह से इस सेक्टर पे या इस टॉपिक पर खास तौर पे आपको नजर रखनी है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों का रिलेशनशिप क्या है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरी जो आपकी स्टडी है या ये जो चैप्टर है ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस है। जहां अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की मीनिंग तो समझेंगे, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात होगी तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की भी, वो भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज रिलेशनशिप की, तो ये भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। क्योंकि याद रखिएगा, आप अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि आपके देश का डेवलपमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो चलिए वन बाय वन करके हम इन सब टॉपिक्स को डिटेलिंग से करते हैं। तो शुरुआत हो रही है आपके क्लास के दूसरे पोर्शन की। तो बात अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ओके, तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantities after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. यहाँ अब आपको समझ में आ चुका होगा, कुछ बच्चों को समझ में आ गया और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की मीनिंग की बात हो रही है। तो देखिए, हमारे देश में बहुत तरह के आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती रहती है, यानी जो गुड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता रहता है।
वो अलग अलग तरह के आपके होते हैं, उनकी क्वांटिटीज भी होती है अलग अलग तरह की। तो जब हम किसी भी गुड्स यानी जो गुड्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल से जब वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसे ही मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि एक कच्चे माल को एक वैल्यूएबल यानी एक बहुमूल्य कीमत में परिवर्तन कर देना या उसको बदल देना विनिर्माण कहलाता है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब आप समझ गए होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदलना होता है। सिंपल सी भाषा में आप समझ लें कि एक रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदलना होता है, उसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका जो ये सिनेरियो है या जो डाउट है ये क्लियर हो जाए। ओके, जैसे पेपर फ्रॉम वुड, यहां पर अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो पेपर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और वुड एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग के थ्रू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वुड से ज्यादा पेपर की वैल्यू हो जाती है। वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो शुगर फ्रॉम शुगर कैन, शुगर फ्रॉम शुगर कैन यानी शुगर कैन आपका रॉ मटेरियल है और शुगर आपका क्या है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो एक शुगर कैन की जो आपकी वैल्यू होगी और एक शुगर की वैल्यू होगी, उन दोनों में एक डिफरेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुगर कैन एक रॉ मटेरियल है और उसको मैन्युफैक्चर करके जब शुगर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह से आयरन स्टील फ्रॉम आयरन ओर, यानी आयरन ओर जो है वो एक रॉ मटेरियल है और आयरन और स्टील जो है वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल है कि अगर आप मार्केट में जाएं तो आयरन ओर की जो वैल्यू होगी और आयरन स्टील की जो वैल्यू होगी उन दोनों में एक डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि आयरन ओर जो है वो एक रॉ मटेरियल है और जो आयरन और स्टील है ये दोनों क्या है, आपके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। ऐसी अगर बात करें एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या है आपका, बॉक्साइट, और वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्या है आपका, एल्यूमिनियम है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि रॉ मटेरियल की वैल्यू अपने फॉर्म में थोड़ी कम होती है और जब उसे मैन्युफैक्चर करके उसे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक से बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत चीजें चेंज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल तौर पे आलू है, आलू को जब मैन्युफैक्चर करके चिप्स में कन्वर्ट किया जाता है तो आपको मालूम है कि आलू की वैल्यू जो कि एक रॉ मटेरियल है उसका क्या होगा और एक चिप्स की वैल्यू क्या होगी। आपको मालूम है 1 किलो आलू एक आम तौर पे किसान 5 रुपए में बेच देता है, वहीं एक फैक्ट्री का मालिक जब उसे लेता है, धान के खरीदता है, तो उसके बाद जब उसे मैन्युफैक्चर करके उसे चिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो वो एक 10 ग्राम के पैकेट की कीमत रखता है 5 रुपए। तो आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हो कि जहां एक 10 ग्राम से उसने 5 रुपए इनकम जनरेट की, वहीं पर एक किसान ने 1 किलो आलू से यानी 1,000 ग्राम, ठीक है, ध्यान रखें, से उसने 5 रुपए जनरेट की। जहां पर आप देख रहे हो अभी भी उसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी एक फैक्ट्री मालिक के पास बची हुई है जिसको वो सेल कर सकता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद बढ़ जाता है। इसी वजह से ध्यान का कहा जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है? चलिए, अब आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड सब टॉपिक्स की, इंडिकेट ऑफ डेवलपमेंट।
जैसे कि मैंने आपको कहा था और आपको बताया भी था कि एक देश के डेवलपमेंट की पहचान क्या होती है। एक देश के डेवलपमेंट की पहचान क्या होती है। यहाँ आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भैया हम कैसे डिसाइड करें या हम कैसे पहचानें या हम कैसे कहें कि हमारे देश का विकास हो रहा है। देखिए, किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारी फैक्टर के साथ या बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए अब यहाँ पर समझना आपके लिए जरूरी है कि इंडिकेट ऑफ डेवलपमेंट किसे कहा जाता है। तो देखिए, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आप किसी भी देश का एग्जाम्पल उठाकर देख लें, हर देश में 3 सेक्टर पाए जाते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। और एक देश के डेवलपमेंट की जो कहानी शुरू होती है वो इसी सेक्टर से शुरू होती है। अगर बैकबोन की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एक देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपके लिए एक सवाल जो है, ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेट ऑफ डेवलपमेंट या हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट को कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर कोई आपसे पूछता है कि किसी देश के डेवलपमेंट या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की पहचान किससे होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक देश के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यानी आर्थिक मजबूती की पहचान किससे होती है। व्हाट इज अ इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किसी देश के आर्थिक मजबूती का पता कैसे चलता है। तो यहाँ सिंपल सी भाषा है, ध्यान रखें, एक वर्ड में इसका आंसर आप देख सकते हो। ध्यान रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ माना जाता है। ये किसी भी देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इंडिकेट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ माना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ रहे होंगे और एक नोटिस भी कर रहे होंगे कि भैया बार बार कुछ शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, बार बार कुछ शब्दों को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि आपको उन शब्दों पे खास तौर पे ध्यान देना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की। किसकी बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। जब भी आपसे इंडिकेट ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाए तो दो ही वर्ड आपके दिमाग में आने चाहिए: इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की। बात किसकी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अभी आपने पढ़ा कि एक देश की पहचान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस तो होगी। आइए चलते हैं उसी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं वन बाय वन करके, ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझ में आए और आप इसे समझें। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज देयर आर मेनी पॉइंट्स टू क्लेरिफाई अबाउट दैट। यहाँ क्या कहा गया, जरा इसको समझें। ये कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के विकास के लिए बैकबोन समझा जाता है। यानी एक
देश की रीढ़ कही जाती है, हिंदी में बोलते हैं रीढ़। बैकबोन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी मजबूती, अगर ये ना हो तो ऐसी सिचुएशन में वो देश एक अंधेरी खाई में जा सकता है, जहां से वापस आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, ध्यान रखिएगा, इसको एक देश के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है, डेवलपमेंट के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बात को क्लेरिफाई करते हैं। देयर आर मेनी पॉइंट्स टू क्लेरिफाई अबाउट दैट। ऐसे बहुत सारे आपके पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इंपॉर्टेंस को बताते हैं और ये आपको क्लेरिफाई करते हैं कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या बैकबोन मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके उन पॉइंट्स की बात करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर which form the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependency of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। यहाँ एक पैराग्राफ को मैंने पढ़ा जहां आपने कुछ बातों को नोटिस किया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने उस प्रॉब्लम को दूर किया जो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिल रही थी। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं ताकि आपको इस पैराग्राफ की मीनिंग समझ में आ सके। कैसे? देखिए, एक खेत है, लैंड है आपका, जमीन भूमि जिसे हम लोग कह रहे हैं। इस जमीन पर 5 लोग खेती कर रहे हैं। होता क्या है कि वन बाय वन करके वहां से, उस खेत से कुछ लोग काम छोड़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब 5 लोग पहले उस जमीन पर काम कर रहे थे और फसल भी उतनी ही हो रही थी। फिर उसके कुछ समय के बाद उनके बीच कुछ अनबन हुआ, कुछ लड़ाई हुई और उस लड़ाई की वजह से ये देखा गया कि वन बाय वन करके, यानी एक एक करके उन्होंने उस खेत पर काम करना छोड़ दिया। लेकिन एक फर्क देखने को मिला कि जब पहले ने उस काम को छोड़ा और 4 लोग मिलकर कर रहे थे, फिर भी फसल का उत्पादन उतना ही हो रहा था। यानी जो प्रोडक्शन है वो सेम क्वांटिटी में हो रहा था। फिर उसके बाद 4 में से चौथे ने छोड़ दिया। जब चौथे ने छोड़ दिया तो देखा गया कि खेत पर 3 लोग काम कर रहे हैं और 3 लोग मिलकर अभी भी सेम क्वांटिटीज पैदा कर रहे हैं। यानी अभी भी उस खेत से सेम क्वांटिटी पैदा हो रही है। उसके बाद तीसरे ने भी काम करना छोड़ दिया। अब 2 लोगों ने मिलकर दोबारा खेती की और ये एक चीज नोटिस की गई और हैरानी करने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, कि 3 लोगों के जाने के बाद भी जो क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन था वो कम नहीं हुआ बल्कि सेम रहा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि उन 3 लोगों की इंपॉर्टेंस क्या थी फिर। अब जरा देखते हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति भी चला जाए तो फिर क्या होगा। तो जब दूसरा व्यक्ति गया तो प्रोडक्शन की क्वांटिटीज जो है, ध्यान रखिएगा, वो कम हो गई। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस खेत पर 2 लोगों की जरूरत थी, 5 लोगों की नहीं थी। अब आप देख रहे हैं कि 3 लोग बिना मतलब के वहां पर काम कर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में एक देश का विकास होगा या उस देश का विनाश होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। इतना दिमाग तो है आपके पास। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने क्या करा, इस प्रॉब्लम को दूर किया। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर मेथड था उसको रिफॉर्म किया। एग्रीकल्चर जो सिस्टम था उसके अंदर मॉडर्निटी आई। जब मॉडर्नाइजेशन किया गया तो देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, यानी जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। और ये बदलाव आने वाले टाइम पे भी अच्छा रहा क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे जुड़े हुए थे, इनकम ऑफ सोर्स के बिहाफ पर ध्यान रखिएगा, उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने
काम दी, जॉब दी सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में। यानी प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहा था या हासिल हो रहा था, उस रॉ मटेरियल के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करके उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसे अलग अलग जगह पहुंचाना, उसे सेल करना। इसके अलावा बहुत सारे जो जॉब से ध्यान रखेगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने क्रिएट किए, जिसकी वजह से ये देखा गया कि जो एग्रीकल्चर इनकम पहले लोगों की एक बेसिस हुआ करता था लाइफ सरवाइव करने का, अब वो धीरे धीरे बदल रहा था। यानी हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम, उसको दूर किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने, प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। यानी सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर के अंदर जॉब देकर, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के अंदर जॉब देकर, काम देकर, जो एग्रीकल्चर यानी कृषि प्रधान देश जो अपना भारत कहलाता है, तो कृषि पर जो निर्भरता लोगों की पहले बनी हुई थी, और सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन था कि अगर हमें लाइफ सरवाइव करना है, जीवन निर्वाह करना है, जीवन जीना है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है कृषि। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने कहा नहीं, अगर आप जीवन जीना चाहते हो तो कृषि के अलावा भी बहुत सारे काम हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो आपको देगी। और धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि धीरे धीरे जो कृषि पे निर्भरता थी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो धीरे धीरे कम। तो इससे आप मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस को या इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट जिसको आपने समझा, और इसके बिहाफ पर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इम्पोर्टेंस को और देश के लिए एक बैकबोन के तौर पर कैसे दिख रहा है या बना हुआ है, वो आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। Industrial development is a precondition for reduction of unemployment and poverty from our country. अगर हम देखें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से पहले हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कुछ ज़्यादा ही थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से पहले अगर हम देखें, उसकी कंडीशन देखें, तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो थी वो हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही थी। कि खास तौर पे आपको इन वर्ड्स पे फोर्स डालने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि याद रखिएगा हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ आपको ये समझना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ आपको उन पॉइंट्स की बात करनी है जिससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। यहाँ दो वर्ड है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज इक्वल टू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। सीधा सीधा मतलब है, इसको समझना है कि एक लाइन कह रहा हूं उसको समझना है। ठीक है, ध्यान रखो लाइन है क्या, ध्यान रखिए। किसी भी देश का विकास या किसी भी देश की आर्थिक मजबूती विनिर्माण उद्योग के साथ जुड़ी रहती है। अब इसको हम कैसे समझें, तो आप इस सब टॉपिक के थ्रू स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं जिससे आपको इसके बारे में समझ में आएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द प्री कंडीशन ऑफ एरिडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। अगर हम देखें और समझें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पहले हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी थी। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि खत्म हो गई, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से काफी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पर काबू पाया गया। ये कैसे हुआ? So it was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal backward areas. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने एक ऑप्शन दे दिया और इसका एक मेन उद्देश्य रहा, एक एम रहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसलिए जरूरी है ताकि
जो रीजनल डिस्पैरिटीज जिसे हम लोग कह रहे हैं कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी के शिकार हैं वो ना हो, खास तौर पे ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज, ये ना हो। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने इनको ऑप्शन दिए कि आप अपनी जो सिचुएशन है या आप अपने जो हालात हैं उसको आप रिफॉर्म कर सकते हैं, आप उसे सुधार सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो लाइफ होगी वो थोड़ी अच्छी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ साथ ये क्या करती है कि सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ टेरिशरी सेक्टर को भी बूस्ट देती है, मतलब मजबूती देती है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेनर एक्सचेंज। अब आप देखते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें तो मैन्युफैक्चर गुड्स होने के बाद ट्रेड और कॉमर्स का भी जन्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब ओबियसली सी बात है गुड्स बने हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इसके साथ साथ ट्रेड और कॉमर्स होगा और फॉरेन एक्सचेंज भी होगा। इससे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जिसे हम लोग कहते हैं आर्थिक मजबूती वो आएगी। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म their raw material into a wide variety of finished goods of higher value of prosperous। इसका मतलब क्या है कि एक देश जब बहुत बड़ी क्वांटिटीज के अंदर रॉ मटेरियल से वैल्यूबल प्रोडक्ट तैयार करना स्टार्ट कर देता है तो इसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और उस बदलाव की वजह से वो देश अपने लोगों की हर जरूरत को पूरा कर पाता है। जो कुछ बेसिक आपकी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसे दूर करने की कोशिश करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। तो हर देश ये नहीं चाहेगा कि उसके देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े या पॉवर्टी बढ़े या इसके अलावा और जो आपकी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो आए। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करता है, इस तरह की प्रॉब्लम को कम से कम जनरेट करने की कोशिश करता है, यानी रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस यहाँ पे करने का मतलब है, ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती बट प्रॉब्लम बढ़ नहीं सकती, ये कहने का मतलब है। तो कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड जिन्हें हम लोग वैल्यूएबल प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जब एक रॉ मटेरियल से जब एक गुड्स ट्रांसफॉर्म होकर एक नए गुड्स में या नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद उनमें चेंज नहीं लाया जा सकता और वो हो जाते हैं उनकी लास्ट एक वैल्यू आपकी काउंट हो जाती है तो उन्हें फिनिश्ड गुड कहते हैं, जिन्हें हम लोग वैल्यूएबल गुड्स भी कह सकते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में काफी फायदा मिलता है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जिनके थ्रू आपने ये समझने की कोशिश की कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री रिलेशनशिप की। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भैया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग पढ़ रहे हैं। जब हम विनिर्माण उद्योग पढ़ रहे हैं तो हमें एग्रीकल्चर की बात क्यों करनी पड़ रही है? तो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ तो रहे लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ मैं किसी एक घर की बात नहीं कर रहा, ना मैं दो घर की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सबकी। यहाँ बात हो रही है देश की। तो एक देश के डेवलपमेंट का सीधा सीधा रास्ता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसी चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लास का जो लास्ट आपका सब टॉपिक्स है जिस पर हमारी नजर रहने वाली है और आप इसे समझने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज रिलेशनशिप। आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज रिलेशनशिप क्या है। फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे, क्यों? क्योंकि आपने इसको ध्यान से समझा ही नहीं है। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में क्या रिलेशनशिप है और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं या फिर यूं कहें सप्लीमेंट्री कैसे हैं।
मतलब एक दूसरे के पूरक। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की जरूरत को पूरा करता है और इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर की जरूरत को पूरा करता है। आज के टाइम पर अगर खास तौर पे देखा जाए तो किसी भी देश का जो विकास है या डेवलपमेंट जिसे हम लोग कहेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर पे एक देश डिपेंड होकर डेवलपमेंट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी देश को डेवलपमेंट करना है तो ऐसे सिचुएशन में उसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी भाषा में उसे तीनों सेक्टर जो है, प्राइमरी, टेरिशरी और सेकेंडरी सेक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेक्टर सॉरी, उसको लेकर चलना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के रिलेशनशिप में। तो देखिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, दे मूव हैंड इन हैंड। मतलब अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको समझाया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की नीड्स को पूरा करता है और इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर की नीड्स को पूरा करता है। यानी दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। तो दे मूव हैंड इन हैंड, इसका मतलब यही होता है। ओके। For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. अगर हम देखें, ध्यान रखिएगा, तो आज भारत में एक नई इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही है और काफी लाइमलाइट में आ रही है, और उस इंडस्ट्रीज का नाम क्या है? एग्रो इंडस्ट्रीज। आज आप देख रहे हैं कि मॉडर्निटी की तरफ हम बढ़ते बढ़ते हमने नेचुरल टी की तरफ भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से एग्रो इंडस्ट्रीज यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनकी डिमांड मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल तौर पे आज अगर आप देखें और आप एडवर्टाइजमेंट की एक आप लाइन देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले जहां पर केमिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा था, केमिकल इंडस्ट्रीज को जहां ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा था, वहां पर आज आप देख रहे हैं कि आप हल्दी, नमक, इन सब की बात कर रहे हैं। इसका सिंपल मतलब क्या है कि आज एक ऐसे इंडस्ट्रीज अपनी जगह बना रही है और मार्केट के अंदर लाइमलाइट में आ रही है, जिसको हम एग्रो इंडस्ट्रीज कह रहे हैं। और आज मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट एग्रो इंडस्ट्रीज की तरफ से दिए जा रहे हैं, ध्यान रखें, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिल रहा है, इसके साथ साथ देश को भी बूस्ट मिल रहा है। दे डिपेंड्स ऑन द लेटर फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, टूल्स, etc टू द फार्मर। अगर हम देखें तो एग्रो इंडस्ट्रीज में कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार होते हैं या एग्रो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ एग्रो इंडस्ट्रीज को थोड़ा आप छोटे पैमाने पर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्रो इंडस्ट्रीज क्या है। दे डिपेंड ऑन द लेटर फ्रॉम रॉ मटेरियल। अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही है। तो यहां पर देखा जा रहा है दैट डिपेंड्स ऑन द लेटर फ्रॉम रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, यानी सिंचाई के जो आपके पंप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजर्स हो गए, जिनसे जो मिट्टी की उर्वरता यानी जो क्षमता होती है, उपजाऊपन, वो बढ़ जाती है। इसके साथ इंसेक्टिसाइड यानी खेतों में जो पौधे लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, उनको कीड़े ना खा जाए, इसलिए कीटनाशक दवाई जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी एग्रो इंडस्ट्रीज की देन कही जा रही है। इसके अलावा टूल्स वगैरह हो गए, उनसे रिलेटेड ये फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों को ही बूस्ट मिल रहा है।
अब यहाँ पर अंत में अगर देखा जाए, ध्यान रखिए, तो डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैज नॉट ओनली असिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस, आज के टाइम पर अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ चाहती है और एग्रीकल्चर भी ग्रोथ चाहता है, दोनों ही ग्रोथ चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, जब तक ये दोनों एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा, एक देश के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करना हमारे लिए और आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर हम देखें तो डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैड नॉट ओनली असिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। अगर हम देखें, ध्यान रखिएगा, तो आज इंडस्ट्रीज के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कॉलेज खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो सेक्टर है आपका या एग्रो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच के रिलेशनशिप को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में सेकंड पार्ट के साथ। जब तक ये चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, याद भी करना है, और अगर कोई डाउट आता है तो भैया को जरूर याद करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं। आप क्या भूल रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लास का कुछ पैटर्न रहने वाला है। क्या पैटर्न रहने वाला है, जरा याद कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो क्लास होने वाली है वो चाहे 10 मिनट की हो या 20 मिनट की हो या आधे घंटे की हो या फिर 1 घंटे की या उससे ज़्यादा, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आज हमने क्या पढ़ा और हमने क्या समझा, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो आप पैसे देते हैं और साथ में बदले में एक सामान लेकर आते हैं। ऐसे ही एजुकेशन के साथ है। किसके साथ है? एजुकेशन के साथ है। आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद कोई आपसे पूछे कि आपने क्या पढ़ा, तो आप क्या कहोगे? जी नहीं मालूम। इसका मतलब क्या है कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। इसलिए जरा हम रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। ओके। देखिए, आज की क्लास की शुरुआत आपकी यहाँ से हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। जहाँ हमारी खास तौर पे जो बात होने वाली थी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे होने वाली थी, इंडिकेट ऑफ डेवलपमेंट पे होने वाली थी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर होने वाली थी। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री रिलेशनशिप पे भी होने वाली थी। इसको वन बाय वन करके हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसे कहा जा रहा है। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल तौर पे पेपर फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर कैन, आयरन स्टील फ्रॉम आयरन और एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। यानी यहाँ पर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के मीनिंग को समझा था। फिर उसके बाद हमने बात किया था इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट की, जहां मैंने आपको समझाया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखा जाता है। फिर बात हुई इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, जहां हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो इस बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इक्वल टू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इक्वल टू बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जहां मैंने आपको समझाया कि विनिर्माण उद्योग जो है वो एक आर्थिक मजबूती का आधार है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने उसे कम किया।
इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी थी कंट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने उसको कम किया। इसके साथ साथ अगर देखा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज से जो कि काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रहे थे, ध्यान रखिएगा, उसको देश के साथ जोड़ने की कोशिश की। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने ट्रेड और कॉमर्स जो सेक्शन है, ध्यान रखिए, उसको भी बूस्ट किया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ध्यान रखिए, उसने रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा मदद की। फिर उसके बाद हमारी नज़र थी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज रिलेशनशिप पे, जहाँ आपने देखा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। जहाँ आपने देखा कि इस टाइम पर एक और इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, जिसे एग्रो इंडस्ट्रीज कह रहे हैं, जिसमें इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, टूल्स, ये सब फार्मर्स को दिए जा रहे हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट बूस्ट में काफ़ी मदद मिल रही है। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि अगर इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना है और एग्रीकल्चर को ग्रोथ करना है, तो दोनों को ही एक साथ चलना पड़ेगा। मिलते हैं अगली क्लास में।